DEDK एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DEDK एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DEDK एकेडमी। बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में पार्ट 7 यानी 7वां वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो इस सीरीज़ के इससे पहले वाले वीडियो आप जरूर देख लें। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा, और संविधान सभा में भी संविधान सभा के गठन की हम मुख्यतः बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें भारत के संविधान सभा के गठन की, तो संविधान सभा का जो विचार था, यानी पहली बार जिन्होंने कहा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन जो किया था वो सर्वप्रथम किया था MN राय साहब ने। मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था और ये एक कम्युनिस्ट थे। उससे पहले भी विचार तो आए थे। देखिए, संविधान सभा के विचार उससे पहले भी आए थे, लेकिन औपचारिक रूप से भारत के अंदर पहला जो विचार दिया था वो MN राय साहब ने दिया था। 1934-35 के अंदर की बात है जब उन्होंने सबसे पहले ये विचार दिया था। अब उससे पहले 1895 में स्वराज विधेयक लेके आया गया था तिलक साहब के द्वारा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो उसमें भी इसी तरह की कुछ बात थी। 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यानी उसमें भी बात की गई थी। फिर 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया था। तो ये सभी जो मांगे थी ये अनौपचारिक रूप से मांगे थी, औपचारिक रूप से मांगे नहीं थी। औपचारिक रूप से जो पहली मांग रखी थी वो रखी थी MN राय साहब ने। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा भी संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी गई, जिसके बारे में मैंने बताया कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये मांग रखी गई थी, तो उनके द्वारा भी ये मांग रखी गई थी। कांग्रेस ने 1935 के फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, इसमें उक्त मांगों को स्वीकार किया। यानी कांग्रेस के द्वारा इन मांगों को, यानी कि जो संविधान सभा की मांग थी, इसको स्वीकार किया गया 1935 फैजपुर अधिवेशन जो बंगाल में हुआ था उसमें। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन जब भारत में आया तो उन्होंने भारत के अंदर संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया। यानी सबसे पहला मिशन था जिसने ये स्वीकार किया था कि भारत के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। इससे पहले भारत में किसी भी ब्रिटिश अथॉरिटी ने ये स्वीकार नहीं किया था। देखिए, संविधान सभा क्या करती है? संविधान सभा कुछ लोगों की, कुछ इलेक्टेड लोगों की कमेटी होती है, एक सभा होती है, और वो किसी भी देश के लिए संविधान बनाती है। सबसे पहले बात की जाए तो अमेरिका और फ्रांस, ये दो देश जहाँ पे थे जहाँ पर संविधान सभा गठित की गई थी। अमेरिका और फ्रांस, यहाँ पर सबसे पहले संविधान सभा गठित की गई थी और यहीं से संविधान सभा का विचार आया था। चलिए देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन जो किया गया वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। यहाँ आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने माना था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। ना मुस्लिम लीग ने इसे माना था, ना कांग्रेस ने इसे माना था। तो इसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में आपको जानना है तो पहले वाले वीडियो में इसको काफ़ी विस्तार से हमने क्रिप्स मिशन की बात की थी। तो उसके तहत ये स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए ये फेल हो गया था। फिर बात आती है कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन में ये बात थी, फिर उसको स्वीकार कर लिया गया और उसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। जो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था उसके तहत ये किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत, मतलब जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसमें जो प्रावधान थे उसके अनुसार
संविधान सभा के चुनाव हुए और जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। ये संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। जहां भी आप चुनाव के समय अप्रत्यक्ष रूप की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव हुए तो समझ लीजिएगा कि ये सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब वो नहीं होता कि आप वोट डालना, वो सबसे छुपा के जो वोट देते हैं वो नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है जिसमें जनता सीधे जिस चुनाव में भाग नहीं लेती उस चुनाव को कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। क्योंकि ये जो चुनाव हुआ था ये जो प्रांतों के अंदर यानी राज्यों के अंदर जो विधानसभा थी उन विधानसभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों ने इन सदस्यों का संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। और चूंकि ये जो विधानसभा के सदस्य थे ये सीधे जनता के द्वारा चुने गए थे, यानी जनता ने चुना था विधानसभा के सदस्यों को और विधानसभा के सदस्यों ने चुना था संविधान सभा के सदस्यों को। तो ये चुनाव डायरेक्ट जनता ने सीधा इनका चुनाव न करते हुए पहले विधानसभा के सदस्यों को चुना और विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो इस प्रकार ये कहलाए अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई थी, यानी कि जनता के द्वारा सीधे इलेक्टेड नहीं थी। अब बात करते हैं संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या की, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो कुल जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी उस समय निर्धारित की गई थी 389। और ये ध्यान दीजिएगा ये भारत के लिए नहीं, वर्तमान भारत और वर्तमान पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश तीनों के लिए ये 389 की सदस्य संख्या थी। यानी कि वर्तमान का इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को मिलाकर ये सदस्य संख्या उस समय निर्धारित की गई थी। इनमें से जो 389 में से 292 जो प्रतिनिधि थे वो आने थे ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से। उस समय ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत हुआ करते थे, उनमें से 292 प्रतिनिधि यानी 292 सदस्यों का चुनाव होना था। 4 प्रतिनिधि जो थे वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन कौन से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे? पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर और मारवाड़, तीसरा कुर्ग और चौथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। और ये जो बलूचिस्तान आज सबसे ज़्यादा चर्चा में है, ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश से जहाँ से 4 प्रतिनिधि चुन के आने थे। यानी इस तरह से ब्रिटिश क्षेत्र से जो कुल प्रतिनिधि चुन के आने थे वो चुन के आने थे 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। तो कुल 296 चुन के आने थे ब्रिटिश क्षेत्रों से। अब 93 जो प्रतिनिधि चुन के आने वाले थे वो चुन के आने वाले थे देसी रियासतों से। तो इस तरह से कुल 389 सदस्यों का चुनाव होना था। अब इस चुनाव जो हुआ 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए। क्योंकि ये जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि चुने जाने थे वो संबंधित देशी रियासतों के जो राजा थे उनके द्वारा विचार विमर्श करके ये चुने जाने थे। तो मतलब इनमें चुनाव नहीं होना था। चुनाव जो होना था 296 स्थानों के लिए जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके लिए चुनाव होना था। तो इस चुनाव में 208 सीट जो चुनाव हुआ था उसमें 208 सीट कांग्रेस ने जीती, 73 सीट जो थी वो मुस्लिम लीग को जीती, एक सीट फिर इन पार्टियों को गई। कौन कौन सी? यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट मुस्लिम, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, सिख और साम्यवादी। इस तरह से इन सभी को एक सीट प्राप्त हुई और 8 जो स्थान थे वो निर्दलीयों के द्वारा निर्वाचित हुए, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी इनसे जीत करके आए। चलिए बात करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे जिनको भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये जो चुनकर आए थे, पहले ये पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन निश्चित हो गया और पाकिस्तान के लिए दूसरी संविधान सभा का निर्माण किया गया तो उसके बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। तो अंततः क्या हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट को खाली करवाया गया। उस समय इस सीट से जो थे KMR जयकर ने त्यागपत्र दिलाकर ये सीट खाली करवाई गई और वहाँ से फिर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में पुनः निर्वाचित होकर जो भीमराव अंबेडकर थे वो संविधान सभा में पहुँचे थे। अब चुनाव की स्थिति को देखें तो चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में 208 सीट, लेकिन वहीं मुस्लिम लीग जो थी वो 73 सीट के साथ बहुत ही निराशाजनक स्थिति में थी। तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग रखनी शुरू कर दी और निर्वाचित संविधान सभा का बहिष्कार का निर्णय लिया। यानी जो संविधान सभा बनाई गई थी उन्होंने उसमें शामिल होने से मना कर दिया। बोले साहब हमें संविधान की सभा में शामिल नहीं होना है, हमें अलग संविधान सभा चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और ये बैठक जो हुई थी दिल्ली का जो दिल्ली में कौंसिल चैम्बर है
का पुस्तकालय भवन है, वर्तमान संसद का केंद्रीय कक्ष। उस समय जो था ये काउंसिल चेंबर जो हुआ करता था उसका पुस्तकालय भवन हुआ करता था, और वर्तमान का जो संसद भवन है उसका ये केंद्रीय कक्ष है। वहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको पहली जो बैठक थी उसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा साहब को इसलिए चुना गया क्योंकि वो उस पूरी संविधान सभा में सबसे वयोवृद्ध थे, सबसे उम्रदराज थे, और फ्रांस की संविधान सभा में भी इसी रीति को अपनाया गया था। तो फ्रांस के तर्ज पर भारत में भी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा साहब को चुना गया और वो पहले अध्यक्ष बने। वहीं बात करते हैं 11 दिसंबर की, तो 11 दिसंबर 1946 यानी कि 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई और उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी अब स्थायी अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग की जाने लगी। और जो हैदराबाद रियासत थी वो हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि अंत तक यानी संविधान के निर्माण हो जाने तक संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ, जबकि दूसरी अन्य जो रियासतें थी उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि बाद में धीरे धीरे करके सभी प्रांतों की देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हो गए, लेकिन हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि अंत तक पूरी संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। जो संविधान सभा के 389 कुल सदस्य निर्धारित की गई थी, सीट निर्धारित की गई थी, वो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान निर्धारित किया गया था। मतलब जो भारत की कुल जनसंख्या थी तो इस तरह से उसको आवंटन किया गया था, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुनकर संविधान सभा में पहुंचे। इस संविधान सभा में मुस्लिम, सिख और अन्य समुदाय थे, उनका भी उपस्थिति का विशेष ध्यान रखा गया था कि उनकी जो जनसंख्या थी उसके अनुसार उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व संविधान सभा में मिले और उनको ये प्रतिनिधित्व संविधान सभा में प्राप्त भी हुआ था। वही बात करें इस संविधान सभा में एसटी अनुसूचित जनजाति के 33 स्थान निर्धारित थे, वहीं महिलाओं की संख्या इस संविधान सभा के अंदर 15 थी। बात करें इन 15 महिलाओं में से 8 महिला सदस्यों ने फाइनल में जो संविधान लागू हुआ था और संविधान अंगीकृत किया गया था उसमें से 8 महिलाओं ने उस संविधान पर हस्ताक्षर किए। मतलब सदस्य जो थी वो 15 महिलाएं थी, लेकिन जो हस्ताक्षर किए थे वो 8 महिलाओं ने किए थे। फिर जब ये तय हो गया कि पाकिस्तान बनेगा ही, पाकिस्तान जब अलग बनना इसका निश्चित हो गया, तो फिर देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और इसमें कुल सदस्य संख्या जो अब घटकर रह गई वो 299 सदस्य संख्या घटकर रह गई, क्योंकि 90 जो सीटें थी वो चली गई पाकिस्तान की संविधान सभा के लिए। तो पाकिस्तान के लिए चली गई और यहाँ पर जो हमारे पास शेष रह गई 299 रह गई। ब्रिटिश प्रांतों से 229 और 70 थी देसी रियासतों की। तो इस तरह से बाकी की जो सीटें थी वो चली गई पाकिस्तान के अंदर और भारत में बची 299 389 में से। तो आज का जो हमारा वीडियो है संविधान सभा का वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या इसमें और क्या आप चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमारे द्वारा डाले हुए दूसरे वीडियोस, तब तक हम बनाते हैं आपके लिए और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियोस। आप देख रहे थे D&K एकेडमी, जो कि है नंबर 1 GK चैनल। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।